हमारे यहाँ बिजली नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, गर्मी लग रही है और पंखा भी आज नहीं लिया है मैंने। और एक बात और बता दूं तो व्यक्ति गलत करने से सबको रोकता है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो भी सामने से गलती करेंगे तो उसको भी वो टोकने की हिम्मत रखता है। यह सूर्य और शुक्र के ही कारण होता है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम हेमंत है। ये कुंडली मेरे पास आई है नागपुर, महाराष्ट्र से। 1976 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, इन्होंने पूछा है, मैं भगवान शिव और पार्वती का बड़ा पता नहीं कैसे बहुत सारा जो है वो भाव निकलता है उनके प्रति। मेरा जो है वो अनन्य भक्ति का भाव निकलता है। क्या ये भाव हमेशा बना रहेगा? सबसे पहले मैं, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि मैं उनको जो है वो हमेशा ही उनके प्रति ऐसी ही भक्ति जो है वो अपने मन में विराजित रखना चाहता हूँ। बड़े अच्छे सवाल हैं इनके। ये अभी फ़िलहाल शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये कला क्षेत्र से इन्होंने कई डिग्रियाँ भी हासिल कर रखी हैं। कुछ सवाल कला क्षेत्र से जुड़ करके सफलता और राजनीति और देश सेवा, विश्वविख्यात होने आदि के बारे में भी पूछा है। सभी सवालों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले मैं एक सवाल जो मेरे भी दिमाग में है, दरअसल मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी व्यक्ति को भक्ति कब प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति में लीन रहना चाहता है या ईश्वरीय परंपराओं में उसकी विश्वास की स्थिति बड़ी मजबूत होती है, वो आस्थावान होता है, वो नैतिकीय तत्वों से युक्त होता है, कभी भी गलत और गंदे कामों में अपनी लिप्तता नहीं रखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके जन्म का नक्षत्र कैसा है। आपके जन्म का नक्षत्र अगर बढ़िया रहा तो निस्संदेह बुद्धि बढ़िया रहती है। और उससे भी अच्छी बात यह होती है कि व्यक्ति हमेशा ही उस चीज़ पे मेंटेन करके रखता है और कभी भी वो कलुषित विचारधारा से प्रभावित और प्रदूषित नहीं होता है। कुंडली में बैठे ग्रह निश्चित रूप से भक्ति देते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है। और एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात है, धनु लग्न वालों को शिव, गणेश, पार्वती, विष्णु, किसी न किसी, माता दुर्गा, किसी न किसी की भक्ति प्राप्त होती है। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं बजरंगबली का बड़ा भक्त हूँ। मैंने कहा ना 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 ना, नहीं कहना चाहिए। कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। नहीं, अगर बजरंगबली के बारे में ये बात कहते हैं तब तो आप पाप ही कर रहे हो, क्योंकि बजरंगबली से बड़ा ऊंचा भक्त भगवान का कोई हो ही नहीं सकता है। जबकि वो इतने बड़े भक्त हैं, वो हमारे सामान्य मनुष्यों के लिए, जब कभी भी उन्होंने अपने आप को कभी भी उनका बड़ा भक्त नहीं बताया है। हर जगह उन्होंने अपने आप को नीच, कलुषित और कमज़ोर ही बताया है और सबसे निकृष्टतम श्रेणी में अपने आप को रखा है। सबसे नीचे जहाँ पे जगह लगती है वो बजरंगबली की लगती है, राम जी की जो है वो, राजा राम के जो है वो उसमें सबसे नीचे जहाँ होती है जो जगह। तो इस वजह से कभी भी अपने आप को भी, जब कभी भी आप मंदिर में जाते हो तो कभी ये ना कहें कि मैं जो है वो माता दुर्गा जी का या फिर माई का या फिर गणेश जी का या बजरंगबली का, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ना, ऐसा नहीं कहते। सबसे पहले ये कहना चाहिए मैं सबसे जो आपका निकृष्टतम भक्त है, मैं उसका भक्त मुझे बना दो, इतनी ही बड़ी कृपा हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे ऊपर। ऐसा भाव रखना चाहिए। तो भगवान, एक बात आपको मैं बताता हूँ हेमंत जी, आपने जो मुझे पूछा है कि शिव की भक्ति या फिर किसी भी भगवान की भक्ति, कोई आवश्यक नहीं है शिव की भक्ति। सारे जो है वो रास्ते तो एक ही, रास्ते अलग अलग हैं पर जाते तो सब एक ही जगह पे है। परम पुरुष की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। आपका जन्म नक्षत्र देखना जरा, चंद्रमा 27 डिग्री, पुनर्वसु नक्षत्र। और गौर करिए तो आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह के रूप में कौन बन रहा है? चंद्रमा। उत्तर मिल गया। मतलब व्यक्ति का मन, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का इमोशन और व्यक्ति का भाव सद्भाव से युक्त है। और वो बहुत जल्दी ही किसी से ओतप्रोत हो जाता है, बहुत जल्दी ही वो रसमय हो जाता है, बहुत जल्दी ही वो रस से भर जाता है, बहुत जल्दी ही निकल जाता है। कहने का मतलब है आपकी कुंडली का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वादशी का है प्रभु जी।
और कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं। आपने जो बात लिखी है ना, वो मुझे जब मिली तो मैं एक बार में समझ गया, महाराष्ट्र का व्यक्ति इतना सवाल नहीं पूछ सकता। महाराष्ट्र का व्यक्ति सिर्फ इतना पूछता है कारोबार कैसा रहेगा, पर महाराष्ट्र में भक्ति पली बढ़ी है। भागवत में आप लोग सुनते होंगे, भागवत में रोज रात को मैं भागवत पढ़ता हूँ प्रत्येक दिन, और मैंने तो करीब कितनी बार ख़त्म भी करी है। पर एक बात बताऊँ कि महाराष्ट्र के लोगों का सवाल अलग होता है, पर आपने जो ये सवाल पूछे हैं और जितने भी सवाल पूछे, मैं एक बात तो बहुत आसानी से समझ गया कि व्यक्ति इमोशनल है और चंद्रमा का असर जरूर ही इसकी कुंडली के व्यक्तित्व पे पड़ता होगा। और ये रहा आप, ये आपका चंद्रमा और ये आपका व्यक्तित्व। और वो क्यों? क्योंकि गुरु को देखो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, 6वें भाव में, वृषभ राशि के, जिसके अधिपति शुक्र कहाँ है, सुभग्रह होकर के अपने भाव से 4 घर आगे उस भाव के अधिपति के साथ। तो अब ये आश्चर्य वाली बात तो नहीं है, आप लोग देखते नहीं है कार्यक्रम, बड़ा दुख होता है कभी कभी। और ये दुनिया जो है वो बड़ी व्यावसायिक हो गई है, तो आप लोगों को ये बात पता चल गई हो, चलने में कोई दिलचस्प दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये सूर्य 11वें भाव के कभी भी खराब नहीं होते। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अष्टम भाव के शनि, अष्टम भाव के बुध कभी खराब नहीं होते। 6वें भाव के बुध नीच के भी कभी खराब नहीं होते। 12वें के शुक्र और 12वें के शनि तो थोड़े कभी कभी हो जाते हैं, पर 12वें के शुक्र कभी खराब नहीं होते। लग्न के सूर्य और लग्न के गुरु व्यक्ति को बिगड़ने नहीं देते। हाँ, वो जिद्दी हठी गुस्सैल होगा। और इसी तरीके से जन्म कुंडली में चतुर्थ के चंद्रमा और चतुर्थ के शुक्र कभी खराब नहीं होते। जन्म कुंडली के 10वें स्थान के सूर्य कभी खराब नहीं होते, कुछ मामलों में छोड़ दें तो, लेकिन सूर्य भाग्य भाव में तो कभी भी खराब नहीं होंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अगर भक्ति प्राप्त हो रही है तो गौर करिए, तो लग्नेश जिस राशि में बैठे उस भाव का अधिपति 11वें भाव में ना होकर के, जन्म कुंडली में 11वें का अधिपति होकर के, लाभ भाव का अधिपति होकर के भाग्य भाव में भाग्येश के साथ बैठा है, अपने भाव से चतुर्थस्थ शुभ ग्रह का अपने भाव से 4 घर आगे जाना बहुत फलदायक और लाभदायक होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपना अधिकार और अपने दुश्मनों पे कभी भी हारेगा नहीं, ये बात तो सुनिश्चित हो जाती है। बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के रहने की बात ही है कि कभी भी आप दुश्मनों से हारेंगे नहीं। आपकी कुंडली में मैं सबसे पहले आपको पंचांग बता दूं। 2032 विक्रम संवत, 1898 शक संवत, दक्षिणायन में जन्म और शुक्ल संवत्सर में जन्म होगा। शुक्ल संवत्सर में जन्मे होने से उस दौरान थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। शुक्ल जो है वो संवत्सर का प्रभाव होता है। तो ये बात मैं बोल रहा था, शुक्ल संवत्सर में जन्मे होने से व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलने वाला और कभी भी अनैतिक नहीं होगा। बुद्धिमानी उसकी कभी भी भ्रमित नहीं होती। वो चिरंतन सत्य बोलता है, गलत काम करने से रोकता है। और गलत, ये सब चीज़ें सिर्फ शुक्ल संवत्सर का ही नहीं है, ये चंद्रमा के पुनर्वसु नक्षत्र में बैठने का भी होता है। तो आपकी कुंडली में जो ये चंद्रमा बैठे हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में बैठे हैं। सप्तम का चंद्रमा आपको व्यक्ति को पत्नी का प्रेमी और पत्नी का प्रियतम बना देता है। बहुत सुंदर व्यक्ति जो होता है वो पत्नी को प्राप्त करता है। दाम्पत्य भी अच्छा और उसका डेली रूटीन बड़ा अच्छा होता है। कला क्षेत्र का पारखी, क्योंकि सूर्य भी आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं, तो धर्म को लेकर के कभी भी द्वंद्व नहीं रहेगा। वस्तुतः मैंने कई बार ये बात कही है कि शुक्र और सूर्य जब बैठते हैं तो द्वंद्व पैदा करते हैं, पर यहाँ पे ये बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र भी अपने नक्षत्र में और सूर्य के पास पहले से ही धर्म का अश्विनी नक्षत्र का केतु, यहाँ देखिए मघा नक्षत्र के केतु हैं। तो सूर्य स्वग्रही तो धर्म भाव मजबूत, और ये तो पहले ही धर्म की कुंडली बनी है। काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर अगर बनाएंगे तो 9 नंबर कहाँ रहेगा? यहाँ पे। और चंद्रमा से जब आप 9 घर जाते हैं तो शनि की राशि बनती है, और वो शनि जन्म कुंडली में गौर से देखिए अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को चल अचल संपत्ति मिलती है, लेकिन उसको खुद के बारे में जरूर ही विचार रखना चाहिए कि इकट्ठा कैसे किया जाए, क्योंकि व्यय भाव का अधिपति मंगल 10वें स्थान में बुध के साथ बैठा है, जो सप्तम भी होता है। तो धनु लग्न की कुंडली जो द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली होती है,
यहाँ पे सप्तम भाव बाधक भाव बनता है, सप्तमेश बाधक बनते हैं। इस वजह से व्यक्ति को करियर में वो ऊंचाइयां नहीं मिल पाती हैं कई बार, या कई बार उसको अध्यापक बन करके ही जीवन गुजर बसर करना पड़ता है। बहुत ऊंचाइयां उस तरीके की नहीं मिल पाती हैं। अब मैं आपको पंचांग पे लेके आता हूँ। श्रावण माह में जन्मे होने से व्यक्ति सुख और दुख में मेहनत करनी होगी, तब जाकर के जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है कई बार। कारण क्योंकि यहाँ पे जो बुध बैठे हैं ये भद्र योग लगा रहे हैं, सूर्य बैठे हैं शुक्र के साथ, ये यहाँ पे भी बहुत अच्छा भाग्यशाली योग लगा है। लाभेश का भाग्य भाव में जाना महाधनी योग बनेगा, और लग्नेश का छठवें भाव में जाना आपके सामने विषम परिस्थितियों का निर्माण हमेशा ही होता रहेगा। आप हर बार उससे टकराते रहेंगे। ये कुंडली की सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से विचार बहुत बनते हैं और कभी खत्म नहीं होते। हमेशा ही विचारों का ताना बाना व्यक्ति के सामने बुनता रहता है। रविवार ऐसी स्थिति में व्यक्ति गोरा होता है, छरहरे वदन का होता है, पीठ पे तिल के निशान होते हैं, मस्सा और तिल, माथे पे भी कटफट के निशान होते हैं, चेहरे पे भी कटफट हो जाते हैं। व्यक्ति सुंदर नथुने वाला होता है, नाक बड़ी सुंदर नुकीली नाक और सुंदर दांत वाला होता है। सुंदरता के मामले में वो कभी किसी से पिछड़ नहीं सकता, बहुत ही यथेष्ट होता है। और कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के होने के कारण चंद्रमा पापक, इस वजह से व्यक्ति को कई बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी पड़ती है, या कई बार व्यक्ति को धन बचाने में दिक्कत होती है। वो व्यय जब भी उसको जीवन में करना होगा उसको दिक्कत होगी, क्योंकि धन बचाने में चंद्रमा सहयोग नहीं करेंगे। अगर वो सप्तम भाव में बैठे नहीं होते और अगर ये पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे नहीं होते तो निस्संदेह और भी ज़्यादा आपको परेशानी होती। लेकिन ये ढलान की तरफ है, चंद्रमा ढलान की तरफ है, मतलब 30 डिग्री के करीब जा रहे हैं। इस कारण से होगी बात क्या कि व्यक्ति के जीवन में इमोशन, व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, व्यक्ति के जीवन की दिनचर्या, व्यक्ति के जीवन का जो दाम्पत्य में वो जो ग्रैब करने की शक्ति होती है, चीज़ों को अपने हिसाब से कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करना है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति को पता है। पर इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद भी वो कभी कभी पिछड़ सा महसूस करता है, पिछड़ा हुआ सा महसूस करता है। उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, उसके पास धन भले ना रहे पर समाज में प्रतिष्ठा और प्राण, ये दोनों ही उसके मजबूत अंग होते हैं। उसको प्रतिष्ठा में कभी भी कमजोरी नहीं होगी और वो हमेशा ही समाज में चिर परिचित अंदाज में प्रस्तुत होता है और अपनी बात बहुत ही सलीके से कर लेता है। होता है ना कई बार। जैसे आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, आप हमारे फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो निश्चित रूप से जो पदस्थ हैं, जो पद पे हैं, जिनकी चलती है, उनसे वो बेहतरीन हैं, पर फिर भी उन लोगों को दोयम दर्जे की फिल्म से अपनी शुरुआत करनी पड़ती है, या कई बार उनको काम के तलाश में जीवन को भटकाना पड़ता है। ऐसा होता है और ये बहुत साधारण बात है, बहुत आसानी से ये बात आप समझ सकते हैं। हमारे जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ये बात आसानी से, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये चीज़ होती है जहाँ आप कितने बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं पर उनको जो है वो गुजारना पड़ता है कैसे भी करके। तो ये बात है जहाँ उनको जो है वो थोड़ा देखा जाता है ऐसे। पर जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको हंसना क्या है रोना क्या है वो भी नहीं पता, वो महान कलाकार बने बैठे हैं। तो ये स्थिति होती है जहाँ व्यक्ति के पास कला क्षेत्र में कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि सूर्य स्वग्रही है, शुक्र के साथ बैठ करके कला संपन्न बनाएंगे व्यक्ति को। पर चूंकि बुध सप्तमेश होकर के दशम भाव में बैठ करके भद्र योग लगा करके व्यक्ति को बुद्धिमान, यशस्वी, तार्किक और समझदार बनाने के साथ साथ भगवत भक्त बना देते हैं, परंतु वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होकर के सामने आता है। ये बात आपको स्वीकार करना होगा। सिद्धि योग में जन्मे हैं तो काम आपको जो भी दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति उसको सिद्ध कर लेता है। शूद्र वर्ण और देवगण के हैं आप, मतलब शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति की इच्छाएं कभी मरती नहीं है और वो हमेशा बहुत ऊंचा सोच लेता है, और बहुत ऊंचा सोचने के बाद उसके पीछे कभी करता नहीं है या फिर करने के लिए उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। दूसरे नंबर पे देवगण के होने के कारण आप भले ही किसी के ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के शिकार हो जाएंगे पर आप किसी को देख करके जलेंगे नहीं। आपके पास जो बैठे हैं हो सकता है कि उसकी बुद्धि मंद हो या उसके प्रभाव से आप प्रभावित हो जाए, पर आप किसी के द्वारा कोई भी व्यक्ति आपका कोप भाजन नहीं बनेगा। आपको क्रोध नहीं है, आपके पास किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आप बिल्कुल ही उन्मुक्त हैं और बिल्कुल ही ऐसे रहने का प्रयास भी करते रहिएगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है, जब अगर मैं उस पर विचार करूं, आपकी कुंडली में लग्नेश का
छठवें भाव में जाना थोड़ा कमज़ोर जरूर होगा, पर भाग्य भाव के अधिपति शुक्र के साथ यहाँ भाग्य भाव में बैठे हैं, ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात होगी। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि लग्न कुंडली को चंद्रमा देख रहे हैं लग्न में ही। अष्टमेश अगर देखेंगे, ये भाव बहुत अच्छा बना हुआ है अष्टम भाव में शनि का, आयु और व्यक्ति को स्वस्थ चित्त का, और साथ ही साथ सरकार से लाभ। तो शनि और बुध व्यक्ति को कला क्षेत्र में तो नहीं, पर हाँ निश्चित रूप से व्यक्ति के पास तार्किक और समझदारी से भरी हुई बातें करने वाला, सामने वाले के व्यवहार से उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ जाने वाला, ऐसा बना देते हैं। भविष्य में कौन सी घटना घटित होने वाली है और चीज़ों को कैसे समझना है, चीज़ों को कैसे पकड़ना है, ये सब उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। मतलब किसी भी चीज़ में चाहे पसंद नापसंद की ही बात हो, वहाँ भी व्यक्ति कभी हारता नहीं है, उसकी पसंद बहुत ही उच्चतम दर्जे की होती है। तो ये शनि चंद्रमा के कारण, बुध के कारण, मंगल और बुध क्रिएटिव बनाते हैं। व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी कूट कूट करके भरी हुई है। ये बात मैंने इतनी बताई। अब आपको मैं आपकी कुंडली के सूर्य पे आता हूँ, जो मघा नक्षत्र में 5 डिग्री के हैं। थोड़े असमंजस में तो अवश्य होंगे, क्योंकि केतु में बैठे हैं और केतु की दृष्टि है। जो अब एक बात बड़ी अच्छी होगी कि ये भक्ति और ये भाव जो बन रहा है वो इसलिए क्योंकि उच्च की राशि सूर्य की यहाँ बनी है, जहाँ से वो के त्रिकोण में बैठे हैं, मतलब पंचम भाव में बैठे हैं, उस भाव से 5 बार। और शुक्र अपने भाव से 4 घर आगे, बुध अपने भाव से 4 घर आगे, चंद्रमा अपने भाव से पीछे, अपने भाव के निकटस्थ। तो ये भी अच्छी बात होगी। और इस भाव में तृतीय भाव के अधिपति बैठे हैं, तो ये विपरीत योग बनेगा, यानी कि व्यक्ति के जीवन का काम विलंब से बनेगा। कारण क्योंकि जो सप्तम भाव है और मंगल है, जो आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने पूछा है कि विलंब भी होता है, तो भाग्य जो पंचम भाव है, जो मेहनत करने के बाद परिणाम का भाव होता है, इस भाव के अधिपति और सप्तम भाव, यानी कि आप भी कहीं कम आलसी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने काम में थोड़ा आलस्य कर देता है, पर दूसरों के लिए तुरंत तत्पर है। तो यहाँ पे भी शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, तो कमज़ोर होगा, रिकॉग्निशन देर से मिलेगी, मेहनत करने के बाद सफलता देर से मिलेगी। और इस भाव के अधिपति को भी शनि देख रहे हैं, इस कारण से आपको विलंब का सामना करना पड़ता है। आयु अच्छी है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। इस भाव के अधिपति इसी भाव में, भाग्य भाव बलवान, पितरों का, पूर्वजों का और धर्म का, शास्त्रों का, मंत्रों का, पूर्व जन्म का, अगले जन्म का और वर्तमान भी, ये तीनों ही बड़े ही स्पष्ट हैं और मजबूत हैं, खराब नहीं है। और ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी कि शुक्र के साथ बैठे हैं, ये भाव बिल्कुल भी खराब नहीं है। छठवें भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों परेशान नहीं करेगा? हमारे यहाँ बिजली नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, गर्मी लग रही है और पंखा भी आज नहीं लिया है मैंने। तो ये जो स्थिति बनेगी, मतलब छठवें भाव के अधिपति का अपने ही नक्षत्र में बैठना और अपने भाव से चतुर्थ हस्त बैठना, इसका एक अच्छा परिणाम कि व्यक्ति कभी दुश्मनों से हारेगा नहीं, उसके पास कभी भी अनुभव कम नहीं हो, वो अपने अधिकारों को समझने वाला होता है, उसको कोई ठग नहीं सकता। अगर वो इमोशनल नहीं हो तो व्यापार भी अच्छा कर लेता है। और एक बात और बता दूं, तो व्यक्ति गलत करने से सबको रोकता है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो भी सामने से गलती करेंगे तो उसको भी वो टोकने की हिम्मत रखता है। यह सूर्य और शुक्र के ही कारण होता है। सर्वस्व दान करके भी सत्य की सुरक्षा करना चाहता है, यह शुक्र के ही कारण होता है। और अपने अधिकारों के प्रति इतना जागृत होता है कि कस्टमर केयर को, मतलब उदाहरण स्वरूप जैसे मैं धनु लग्न का हूं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना उस दिन एक कार्यक्रम में कुकर फट गया था, तो वो कुकर ऐसा फटा था मेरे यहाँ कि गैस जो चूल्हा होता है वो पूरा एकदम बर्बाद हो गया था। उसके बाद मैंने नया चूल्हा लिया, प्रेस्टीज का 3 बर्नर वाला, और उसमें जो है वो शुरुआत से ही लीकेज की समस्या थी। मैंने तो इतनी ताबड़तोड़ जो है वो इतनी शिकायतें कर दी कि वो लोग एकदम परेशान हो गए थे शुरू से लेकर के अंत तक। धनु लग्न का है, ये गलती ना तो करता है और ना तो बर्दाश्त करता है। तो ये आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र के कारण हो रहा है। भाग्यशाली हैं आप, और पिता का सुख आपकी कुंडली में है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में देखेंगे 23 और 5 के हैं, कमज़ोर नहीं है, और मैं समझता हूं कि वो वक्री भी नहीं है, निश्चित रूप से वक्री नहीं है। और सबसे उससे भी अच्छी बात है
कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, कोई भी ग्रह वक्री नहीं है और सारे के सारे ग्रह डिग्री वाइज ठीक ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो इस भाव का अधिपति यहीं बैठा, भद्रयोग 2 डिग्री पे लगा है, थोड़ा कमजोर होगा, और मंगल 5 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी है पर वो उस दर्जे की नहीं है जो आपको परमोच्च लेवल पे ले जाकर के स्थापित करते। आप छोटे स्तर पे इसको और भी ज़्यादा कैसे और बेहतर कर सकते हैं, आप इसके बारे में निश्चित रूप से कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए। इस भाव की बात हो गई। मंगल दिग्बली, तो दिग्बली मंगल और बुध, तो यहाँ पे जो आप कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं, सूर्य के ही नक्षत्र में सारे ग्रह बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास ऊर्जा की कमी नहीं होती, पर शनि बैठे हैं और मंगल और बुध दोनों को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मेहनत करने के बाद वो सफलता नहीं मिलती है जिसका वो वास्तव में हकदार होता है। वो रिकॉग्निशन किसी दूसरे को मिल जाती है, किसी दूसरे के पल्ले में पड़ जाती है, और व्यक्ति कई बार क्रेडिट लेना भी नहीं चाहता है। जैसे अगर आपको राजा बना भी दिया जाएगा तो भी व्यक्ति जो है वो अपनी पगड़ी उठा करके किसी दूसरे को और अपना मुकुट उठा करके किसी दूसरे को रख देता है, और खुद जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार रहता है। वो देखता रहता है कि समाज में कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, या फिर वो मंत्री पद के लिए जिम्मेदार होता है, वो मंत्री अच्छा बन सकता है, ये बात होती है। तो ये मंगल और बुध की बात रही। डिग्री के हिसाब से दोनों ही ग्रह थोड़े थोड़े कमजोर होंगे। यहाँ पे शुक्र अच्छे होंगे, सूर्य भी ठीक होंगे। हालांकि सूर्य, मंगल और बुध की जो डिग्री है वो परस्पर सामान्यतया एकदम निकट ही गुजर रही है। ऐसी अवस्था में ये तीनों ही ग्रह आपको अनुभव देने वाले होंगे और कई बार अपनी दशाओं में थोड़े कमजोरी से परिणाम देने वाले बनते हैं। मतलब हो सकता है कि ये आपको 25% से कमजोर परिणाम देते रहें। इस कारण से भी व्यक्ति को जो फायदा मिलना चाहिए जीवन का वो नहीं मिलता है, और छोटे से स्तर पे ही व्यक्ति को, मतलब एक बात आपको मैं सीधे स्पष्ट तरीके से कह दूं, इसको बहुत ज़्यादा लपेट करके बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे मैं बेहतरीन कार्यक्रम बनाता हूं पर मेरे पास दर्शक नहीं है, पक्की बात है, मैं उलझाना नहीं चाहता, स्पष्ट बात करता हूं, सत्य बोलता हूं, खरी बोलता हूं, इस वजह से दर्शक नहीं है। जो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं उनके पास मिलियन सब्सक्राइबर है, जो उल्टी पुल्टी झोल झमेल करते हैं उनके पास देखो भीड़ कितनी है। तो ये धनु लग्न वालों को स्वीकार करना पड़ता है। आप समाज के लिए होते हैं, समाज आपको बड़ा कम देता है, आपसे लेंगे लोग ज़्यादा, आप देंगे लोग आपको कम, ये बात आपको स्वीकार करना होगा। एकादशवें भाव में राहु अच्छे हैं, इस वजह से आपके पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और अनुभव भी बहुत जगह का होता है। तो एक क्षेत्र से आप कभी भी धन तो एक ही क्षेत्र से कमाएंगे क्योंकि मंगल और बुध बैठे हैं, लेकिन एकादशवें भाव में राहु, और वो राहु आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के लिए अच्छे हैं, इस भाव के लिए ठीक नहीं है और इस भाव के लिए सामान्यतया ठीक है, पर चंद्रमा के लिए वो ठीक नहीं होंगे। इस कारण से, हालांकि एक बात बता दूं, इसके ठीक पीछे गुरु जो बैठे हैं वो आपको ये कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ही नियमबद्ध होकर के जीना है और उसका कोई भी काम एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, तीसरी बार में हो, चौथे बार में हो। ऐसी स्थितियां आपके साथ चलती और बनती रहेंगी। 12वें भाव के अधिपति का दशम में आना और दशमेश के साथ युति करना, व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र में बड़ा ही परिचित होता है और सभी लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे जानते हैं। क्रिएटिविटी आपके पास क्यों है? क्योंकि मंगल और बुध हैं। भाग्य आपके पास क्यों है? क्योंकि सूर्य और शुक्र हैं। अनुभव आपके पास इसलिए है क्योंकि शुक्र खुद के नक्षत्र में बैठा है, और ज्ञान इसलिए है क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में और गुरु से प्रभावित हैं। केतु की दृष्टि लग्न पे, इस वजह से अनुभव अलग से मिल रहा है। केतु की दृष्टि सूर्य पे, इस वजह से भी अलग से अनुभव मिल रहा है। ये आपकी कुंडली की कुछ अच्छी बातें नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं। नक्षत्र से भी मैंने बताया, डिग्रियां भी बता दी। अब मैं आपको आपकी कुंडली में और भी चीज़ें लेकर के आता हूं, जैसे भाव से संबंध कैसा बन रहा है। लग्नेश का 6वें भाव में जाना ठीक नहीं होगा। धन भाव के अधिपति का अपने भाव से 7वें जाकर के उसको देख लेना, वापस व्यक्ति को धनाढ़, और अंतिम स्थिति में व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। जीत हमेशा उसी की होती है, चाहे कोई भी काम हो, जीतेंगे आप ही। और वाणी गंभीर होती है, गंभीर स्वभाव का होता है, गंभीर काम करने वाला होता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे विश्वास करने वाला होता है। पौराणिक कथाओं पे, पुराणों पे, वेदों पे, उपनिषदों पे, मंत्रों पे, उच्चारण पे, संस्कृत श्लोकों पे, पुराणों को सुनने में, समझने में, इन सब चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्विक रिएक्शन करने वाला होता है। बिजली आ गई, पर ये आने से पहले कितनी बार कट चुकी है, अब पता नहीं ये कितनी देर रुकती है, ये देखता हूं। तो ये बात है। पराक्रम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में विपरीत स्थिति का बनाना
और वो बताया मैंने कि कैसे वो पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कई बार प्रेम वो पत्नी से नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। वैसे आप अपनी पत्नी को पूरे तरीके से संपूर्णतया प्रेम करने वाले पुरुष के रूप में देखे जा रहे हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति का छठवें में जाना, ये आपकी कुंडली में नौकरी के योग लगा रहा है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी होगी तो इसी के कारण हुई होगी। दशम भाव से शनि का संबंध है, इस वजह से भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हुए देखा जाता है। दशम भाव पे मंगल का संबंध व्यक्ति को वो क्षेत्र से संबंधित समस्या जो पैदा करते हैं वो स्थिति उत्पन्न करते हुए देखे जाते हैं। पंचम भाव के अधिपति का दिग्बली होना, व्यक्ति के पास क्रिएशन की कोई कमी नहीं है और वो देर सवेर जरूर ही समाज में यथेष्ट भूमिका को प्राप्त करता हुआ धीरे धीरे ही सही, उतने लोग आपको तो नहीं जानेंगे जितनी स्थिति आपकी बनती है, पर हाँ कुछ लोग आपको बहुत ही अच्छे मायने में जानेंगे और वही आपकी सफलता रहेगी। जैसे मुझे वो नहीं देख सकता जो मेरे लायक नहीं है, मैं तो यही कह के अपने आप को संतुष्ट कर देता हूँ। जो मेरे लायक नहीं है वो मुझे नहीं देखेगा, जिसके भाग्य में मैं नहीं हूँ वो मुझे नहीं देखेगा। शंकराचार्य को सुनना सबके बस की बात नहीं है और अच्छे लोगों को सुनना सबके भाग्य की बात नहीं है। आप उठा करके देखिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो दर्शकों को तरस रहे हैं, उनके पास अच्छे दर्शक नहीं है। और जो फालतू का कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं है जिसके कंटेंट में, जिस कुछ भी नहीं है उसके मिलियन व्यू पड़े हैं। तो ये कुचक्र है कलयुग का, जहाँ पे अच्छी चीज़ें दब जाती हैं और बुरी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं, बड़े अच्छे तरीके से प्रभावित कर जाती हैं लोगों को। तो ये बात है, तो आपको वो मिलेगा नहीं, पर आप देने के लिए कभी भी तत्पर ही रहेंगे। और मैं ये बात समझता हूँ कि यही आपका परम कर्तव्य भी है। धनु लग्न वाले प्रतिष्ठित होते हैं, संपन्न होते हैं, पुरस्कृत होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे होता ना, बढ़ा चढ़ा करके वो कभी भी किसी चीज़ को नहीं बताते, मतलब शांत हैं, मनस्वी हैं, दार्शनिक गुण उनमें होता है। तो ये आपको आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। ये आपकी कुंडली का लग्न चार्ट। छठवां भाव बहुत अच्छा, सातवां भाव बहुत अच्छा, अपने भाव से चतुर्थस्थ शुभ ग्रह का जाना बहुत बढ़िया होगा। पंचम इसके साथ दाम्पत्य में प्रेम, हालांकि थोड़े बहुत कटुता के संबंध भी रहेंगे, वो एक सामान्य सी बात होगी। और ससुराल से संबंध कितना बेहतर करना है इस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। आठवें भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, आयु रहेगी और व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत लंबा विचार रखता है और एक्सप्लेनेशन उसकी बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज़ को कैसे पर्दे पे उतारना है ये बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य, मंगल के साथ बुध, ये आपकी कुंडली में बेहतर योग बना रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध होने का योग लगा है, तो अगर लगाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है, अगर वैसी स्थिति बन रही है तो एक बार आपकी कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से सफल होने का योग इसी साल के 9वें महीने से 12 तारीख से भी आ रहा है, आज से 4 दिन बाद, और नहीं तो फिर एक बार 24 के फरवरी से उसको भी आप टारगेट बना सकते हैं। कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये योग आपकी कुंडली में आ रहा है। और अभी एक लाजवाब धारण करिए 2027 के मार्च तक के लिए, केतु की दशा है, अभी आपको अनुभव प्राप्त करना होगा। केतु अनुभव देते हैं, कम पैसों पे नौकरी करने का योग है। हालांकि ये ग्रह आपकी कुंडली के लिए जिस डिग्री पे बैठा है उसके आधार पे केतु 12 डिग्री के हैं, यहाँ भी तो मैं देख सकता था, पर आदत यहाँ की है, इस वजह से मैं ये बात कहूँ तो केतु आपकी कुंडली में खराब नहीं है। पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम से देखे जा रहे हैं, रिकॉग्निशन अवश्य मिलेगी, शनि की दृष्टि है, इस वजह से देर से। छठवां भाव ठीक, सातवां भाव ठीक, आठवां भाव में शनि बैठे हैं। धन कैसे बचाना है और अपने जो स्टेट की बात है, जैसे होता है ना कि मैंने इतना इकट्ठा किया है, इसके बारे में कभी किसी से कोई चर्चा मत करिएगा। नवम भाव संपूर्ण और पुष्ट है, दशम भाव ठीक बना है, एकादशवां तो लाभकारी योग बना ही रहा है, 12वें भाव के अधिपति हैं। दूर जाइए, थोड़ा दूर। अब आपकी कुंडली में मैं कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से पुष्य नक्षत्र अच्छा रहेगा, अश्विनी अच्छा रहे, रोहिणी अच्छा रहे, स्वाति अच्छा रहे, और उसके अतिरिक्त मृगशिरा अच्छा रहे, अनुराधा अच्छा रहे, शतभिखा अच्छा रहे, श्रवण हस्त, ये सब अच्छा नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए बनेंगे, अच्छे बनेंगे। दिन आपके लिए गुरुवार और रविवार बहुत अच्छा रहे, गुरुवार बहुत अच्छा है। और पूजा करिए बैठ करके, कम से कम अगर हो सके तो किसी एक मंत्र को अवश्य ही अपने जीवन में धारण करिए। बहुत सारे मंत्रों का जपना जीवन में ठीक नहीं होता, सिर्फ एक मंत्र कोई चुनिए जिस पे आपकी अटूट श्रद्धा हो, चाहे गायत्री हो, चाहे गुरु मंत्र हो, चाहे कोई भी एक देवता का मंत्र हो, उस पर अपनी श्रद्धा लेकर के आइए। आप गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, मंदिरों का दर्शन और बजरंग बली की पूजा अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली के लिए वो ठीक भी है।
पंचमेश पंचम को देख रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। संतान का सुख विलक्षण है और आपका प्रभाव आपकी संतति में भी आया है और निश्चित रूप से वो भी सफल होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। ये बात आपकी कुंडली में मैंने बताई। अब क्या बताऊं, बाकी की चीज़ें मैं शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा, बाकी और भी बता देता हूं। आपकी कुंडली में 5 अंक अच्छा रहे, दिन बताया, नक्षत्र बताया, दिशा उत्तर पूर्व बहुत अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में जो दिशा बनेगी वो उत्तर दिशा बहुत अच्छी बनेगी। उत्तर पूर्व और उत्तर में आप जा सकते हैं। लाभेश का भाग्य भाव में बैठना महाभाग्यशाली योग। धन भाव के अधिपति का वापस धन को देखना, ये धनवान योग बनाएगा। लग्न के अधिपति का 6वें में बैठना आपके सामने प्रतियोगिता हमेशा प्रस्तुत करते रहेंगे। गुरु कृतिका नक्षत्र के बैठे हैं, सूर्य उनसे केंद्र में बैठे हैं और सूर्य के पास कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, हालांकि उनके पास अनुभव और भक्ति दोनों ही जुड़ा हुआ है। और गुरु मंगल को देख रहे हैं, कन्विंसिंग कैपेसिटी, समझने और समझाने की क्षमता, सामान कैसे बेचना है, चीज़ों को कैसे अपनी तरफ आकृष्ट करना है, विलक्षणता कैसी है, भगवत भक्ति कैसी है, पारदर्शिता कैसे रखना है, संचालन कैसे करना है, एलोकेशन कैसे करना है और कैसे उसको ड्राइव करना है, जैसे किसी भी चीज़ का डेरिवेशन, वो बहुत अच्छा है। आप इस पे आपकी कुंडली में ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, अगर इन सभी गुणों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो निस्संदेह कुछ अपना अलग भी बनाना चाहते हैं तो आप धनु लग्न के हैं तो निस्संदेह आप कर सकते हैं। खुद का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनेगा। कला क्षेत्र से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं, स्टेशनरी, बुक शॉप और आदि आदि चीज़ें, कोई भी कारोबार उठा लीजिए। आपकी कुंडली में फ्लैक्स प्रिंटिंग, वीडियो ग्राफिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। ज़मीन से संबंधित कुछ अपना कैसे जो है वो निकालना है तो आप इस बारे में अवश्य ही विचार कर सकते हैं। बाकी की कुंडली मैं शाम में देखूंगा, लग्न, नवांश, दशमांश, होरा आदि की चीज़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।